IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबर आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 के संवाददाताओं की टीम। हमारे हर रिपोर्टर्स आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की खबरों के साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली और एनसीआर की खबरों को जानने के लिए सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी के पास। दिल्ली में करीब 16 साल बाद सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही बीजेपी ने चुनाव अभियान के लिए कमर कस ली है। इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के साथ बैठक की। अमित शाह ने प्रदेश इकाई के नेताओं को निर्देश दिया कि वो एक आक्रामक अभियान शुरू करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है ताकि वे खुद को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद शाह अब दिल्ली पर पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि 16 साल बाद यहां पार्टी की सरकार बनाई जा सके। अब अगले 2 महीने शाह दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। हम सब कार्यकर्ता एक दृढ़ निश्चय करके जाए मैदान में कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ही दिल्ली में हम दम लेंगे, एक दृढ़ निश्चय के साथ। प्रचार का श्री गणेश 10 जनवरी को रामलीला मैदान रैली के साथ होगा। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया है। आमिर खान की फिल्म पीके पर लगातार तीसरे दिन भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अहमदाबाद और भोपाल के बाद मंगलवार को दिल्ली में भी फिल्म का जमकर विरोध हुआ। राजधानी के दरियागंज इलाके में डिलाइट सिनेमा के बाहर हिंदू राष्ट्रीय सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सिनेमा हॉल पर लगे फिल्म के पोस्टर फाड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म के पोस्टर भी जलाए। कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। IBN 7 संवाददाता ने दिल्ली के डिलाइट सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया। पीके फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, बैनर फाड़ दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो बैनर को आग भी लगा दी गई है। ये है हिंदू राष्ट्रीय सेना, इनका कहना है कि पीके फिल्म हिंदुओं के खिलाफ है और उसे बैन किया जाना चाहिए। और ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीके फिल्म के खिलाफ बैनर को आग लगाई जा रही है। फिल्म का विरोध करने वालों ने फिल्म पर पाबंदी और आमिर खान की गिरफ्तारी की मांग की। जब तक ये बैन नहीं होगा, ये बहुत बड़े रूप में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल और अहमदाबाद में फिल्म के पोस्टर जलाए थे। आमिर की फिल्म पीके पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण 150 से ज्यादा रेलगाड़ियों को देरी से चली तो वहीं 12 रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि विजिबिलिटी सुबह 50 मीटर से भी कम हो गई थी। वहीं कोहरे की वजह से मंगलवार को भी 150 से ज्यादा ट्रेन देरी से चली, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा लगभग 80 उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है। जानलेवा ठंड से मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट दौरे के दौरान ही आज जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। धोनी अगला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। अब दौरे के चौथे टेस्ट में विराट कोहली टीम की कप्तानी करेंगे। धोनी के संन्यास पर तमाम क्रिकेटरों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों को हैरानी हो रही है तो कुछ मानते हैं कि धोनी अभी कुछ साल और टेस्ट खेल सकते थे। भले उनको रिटायर होना था टेस्ट क्रिकेट से, तो कप्तानी छोड़नी थी तो कप्तानी छोड़ के एक प्लेयर के नाते खेलते। कप्तानी से यदि संन्यास 2 साल पहले ले लेते और टीम में खेलते रहते तो उनके अनुभव का बड़ा लाभ होता। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत को नंबर 1 बनाकर एक महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने आज टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। Sort of a surprise addition to know about it. 16 टेस्ट मैच लगातार हारने, आई थिंक ही हैड इनफ अपॉर्चुनिटीज। महाराष्ट्र और गुजरात की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी दिनेश मौर्य के पास। तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। मुंबई सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों के तौर पर अमित शाह का नाम हटाने के आदेश दिए हैं। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह की डिस्चार्ज अर्जी मंजूर कर ली है, यानी अब इस केस से आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम हट जाएगा।
गौरतलब है कि शाह को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मामले से बरी किए जाने की याचिका अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में ये कहते हुए लगाई थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। सीबीआई ने आवेदन का ये कहते हुए विरोध किया था कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति की मुठभेड़ के मामले में शामिल षड्यंत्रकारियों में शाह भी है, इसलिए उन्हें बरी नहीं किया जाना चाहिए। सोहराबुद्दीन के भाई ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ऊपरी अदालत में अपील की बात कही। अमित शाह को बचाया गया है, ऊपर से दबाव आके बचाया गया है। कार्यपालिका, विधायिकाएं और न्यायपालिका, कार्यपालिकाएं और विधायिका दबाव में आया करती थी। आज मुझे लगा कि न्यायपालिका दबाव में है। अच्छा ये बताइए, हाईकोर्ट अपील करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अहमदाबाद में 10 साल के भाई ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी 1.5 साल की बहन को कुत्ते के जानलेवा हमले से बचा लिया। अहमदाबाद के मकरबा इलाके में 10 साल का कशिश अपनी 1.5 साल की बहन के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी पड़ोसी के एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने उसकी बहन पर हमला कर दिया, लेकिन कशिश इस हमले से घबराया नहीं और बहादुरी के साथ अकेले ही अपनी बहन को बचा लिया। बचाने का यह सीसीटीवी फुटेज 23 दिसंबर का है। ये मेरी बहन अगर मैंने छोड़ दिया था, मैं डर के भाग जाता तो मेरी बहन के साथ क्या होता, कुछ भी कर लेता और मर भी जाती, कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी बच गई वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बेटे ने बचाया है। नासिक के त्रिमकेश्वर में नरबली का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 भाइयों ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी मां की ही बलि दे दी। भाइयों ने बहन को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब रहे। आरोपियों ने मां का कत्ल कर उसे गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों भाइयों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे खबरें बताएंगे उत्तराखंड से मेरे सहयोगी अल्लाउद्दीन। पूरे देश में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। साथ ही पूरे देश में ठंड की वजह से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम को बसाने के लिए लोगों की अलग ही कोशिशें हो रही हैं। केदारनाथ धाम में 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर भी सैकड़ों लोग धाम को आपदा के बाद नए तरीके से बसाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है और यहाँ हर रात पानी के पाइप जम जाते हैं, बिजली की तारें टूट जाती हैं और पीने के पानी से लेकर खाने की हर छोटी बड़ी चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ यहाँ आर्मी के जवान भी मजदूरों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। केदारनाथ में ठंड के बावजूद 250 से ज्यादा मजदूर हर दिन काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा गर्म कपड़े मिले हुए हैं। जब मौसम गड़बड़ हो जाता है तो कुछ थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बाकी ठीक है व्यवस्था। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि वे भारी बर्फबारी के लिए पूरी तरह तैयारी किए हुए हैं। हम लोग इसीलिए अपनी सारी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर बर्फबारी भी होगी तो हमारा तो यहाँ पे केदार धाम में आराम से रहने के लिए हमारे पास 3 महीने का राशन वगैरह जैसे मैं बता रहा था वो सब। बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारी ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट भी चल रही हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि आज न्यूनतम पारा सामान्य से थोड़ा कम रहा। मौसम विभाग ने अभी पारे के उतार चढ़ाव के बीच ऐसे ही ठंड जारी रहने की बात कही है। सुबह कोहरे के चलते शहर में 50 से 20 मीटर की विजिबिलिटी रही। सुबह 10 बजे तक कोहरे के बाद धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ी। दोपहर 1 बजे के बाद कोहरे संग सूरज की लुकाछुपी शुरू हुई तो झीनी धूप ने गलन से मामूली राहत दिलाई। दिन में ठंड से मामूली राहत भले ही मिली हो, लेकिन शाम होते होते गलन फिर बढ़ गई। रुक रुक कर चलती बर्फीली हवाओं ने रातों में पहाड़ों वाली ठंडक का एहसास कराया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड का यही तेवर बरकरार रहेगा। रातों में गलन बढ़ेगी। यूपी में ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनें भी 24 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। अगर आप भी रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं तो वक्त पूछ कर ही स्टेशन जाएं। आगरा में ताज की खूबसूरती को पूरी दुनिया जानती है और शायद इसी वजह से आज शबाना आजमी और जावेद अख्तर ताज के दीदार करने के लिए आए। ताज की खूबसूरती वैसे तो हर मौसम में लाजवाब होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में ताज को निहारने का मजा ही कुछ और होता है। ताज घूमने आए मशहूर शायर जावेद अख्तर ने खूबसूरती को बयां शायराना अंदाज में किया है और कहा कि ताज यमुना किनारे एक ऐसा मोती है जो जम गया है। वहीं उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी ताज को देख गीतों में खूबसूरती का बखान किया।
एक इतना खूबसूरत मुजस्समा है और हमारे लिए ये कितनी गर्व की बात है कि आगरा शहर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉग्नाइज्ड हैं और अभी 2 होने वाले हैं। ताजमहल के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया है उसके ऊपर कोई नहीं कह सकता कि ये मोहब्बत की आंखों से गिरा एक आंसू है जो जमुना के किनारे जम गया। आगरा के नकलाबूड़ी इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया। राजकुमार नाम के इस युवक को गंभीर हालत में सन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि राजकुमार के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर राजकुमार को जिंदा जलाने का आरोप लगाया। बिहार और झारखंड के लिए की खबरों के लिए चलते हैं चंद्रमोहन के पास। बिहार के कैमूर जिले में एक महिला डीएसपी ने एसपी पुष्कर आनंद पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद सरकार ने कैमूर जिले से दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कैमूर की महिला डीएसपी ने एसपी पुष्कर आनंद के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। महिला डीएसपी ने इस बाबत भभुआ के महिला थाने में केस भी दर्ज करवाया है। हमारे वर्तमान एसपी साहब ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे मेरा करियर खराब करने तक की धमकी दी। वहीं एसपी पुष्कर आनंद ने भी पूरे मामले को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया है। वो दिखा दे कहीं पे मेरे हाथ का लिखा हुआ मैसेज लिखा हुआ कि कहीं भी लिखा हुआ है कि उसको कभी किसी मैसेज में लिखे हैं हम कि आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, हम आई लाइक यू, हम तुम्हारे नहीं रह सकते हैं तो हम उसके साथ कल शादी कर लेंगे। कहीं भी लिखा हो दिखा दे। इस सनसनीखेज इल्जाम के सामने आते ही पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। मुख्यालय ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। इस कमेटी में 2 आईजी और 1 एसएसपी शामिल है। जब ये शिकायत पत्र प्राप्त हुआ तो पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया गया और एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई। शादी के इस मौसम में कई हॉकी सितारे एक दूजे के हो रहे हैं। जहां एक दिन पहले पूर्व महिला हॉकी की कप्तान अंशुता जयंत क्रिकेटा के साथ परिणय सूत्र में बंधे तो इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रीति सुनीला और इनोसेंट कुल्लू भी एक दूजे के हो लिए। छोटे से गांव गिनरा में 2 इंटरनेशनल प्लेयर प्रीति और इनोसेंट की शादी का समारोह। न कोई तामझाम न गाड़ियों का काफिला। ये सिमडेगा की धरती का कमाल ही तो है, जहां हर गांव में कोई न कोई हॉकी प्रदेश देश इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इनके दरवाजे जब ईटीवी की टीम पहुंची तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ और उनकी खुशी का आलम ये रहा कि वो बस सवालों पर खिलखिलाती रही। तो दूल्हे ने हॉकी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। क्या अभी आगे भी खेलते रहना है? हाँ, खेलना है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे साथी अभी इंटरनेशनल खेल रहा है, जितना खेल सकता है वो खेलेंगे। प्रीति और इनोसेंट पिछले 5 सालों से इंटरनेशनल हॉकी खेल रहे हैं। देश दिन भर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा। मध्य प्रदेश के देवास में भौरासा टोल नाके पर एक बार फिर टोल कर्मचारी और आसपास के लोगों के बीच झड़प की खबर है। एक कार निकालने की बात पर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कर्मचारी ने अपने बचाव में 4 बार हवाई फायरिंग की। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोगों पर मारपीट, बलवा और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कर लिया है। देवास में टोल नाके पर विवाद का ये पहला मामला नहीं है। 2 महीने पहले भी टोल के पास रहने वाले लोगों और टोल कर्मियों के बीच विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज का दिन पुलिस के लिए कामयाबी भरा रहा। एक और नगरीय निकाय चुनाव बिना हिंसा के हो गए। इसके साथ ही एसपी और कलेक्टर के सामने 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने की कसम खाई। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 पुरुष नक्सली और 2 महिला नक्सली हैं। वहीं 2 महिला नक्सली मिटकी पोडियामी और सोमली कुडियम 2-2 लाख रुपए की इनामी हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सड़क किनारे एक खेत में एक भालू कई घंटे से पड़ा हुआ है और ये इलाका शहर से महज 2 किलोमीटर दूर है। भालू को गंभीर हालत में देख मौके पर तमाशबीनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। घायल भालू कुछ दूर तक चलता है और थक कर लेट जाता है। वहीं वन विभाग को गंभीर रूप से बीमार और घायल भालू के खेत में पड़े होने की कोई जानकारी नहीं है। शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी वन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। वन विभाग की इस बड़ी लापरवाही से एक और विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी भालू की मौत हो सकती है।
उदयपुर के कुरावड़ थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जब महिला को गांव और परिवार वालों ने डायन ठहराकर गांव से ही बाहर निकाल दिया। अपने 3 बच्चों के साथ जिले के पुलिस कप्तान के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर करने आई भैरीबाई को उसके परिजनों ने डायन कहकर न केवल प्रताड़ित किया बल्कि घर और गांव से ही निकाल दिया। उदयपुर के कुरावड़ थाना इलाके के ठिकारिया गांव में हुई इस घटना के बाद संबंधित थाना पुलिस ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अपनी मां के साथ हो रही ज्यादतियों ने मासूमों को भी आघात पहुंचाया है। और बड़ी बड़ी जेठानियां मैंने गरबाने काटो लगी, कूट मार की दी, मम्मी को मारते और बोलते डाककर। कौन कौन मारते हैं? बड़ी मम्मी, दोनों बड़ी मम्मी। पीड़िता गांव में करीब 10 बीघा जमीन पर खेती करके अपने बच्चों का पेट भरती है। ऐसे में परिवारजनों की नजर इस बेशकीमती जमीन पर है। यही वजह है कि आए दिन मारपीट के अलावा पीड़िता को सामाजिक रूप से कई यातनाएं दी जा रही हैं। तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के विमान को आगरा से जोधपुर आए वायुसेना के विमान को जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 35 जवान सवार थे। तकनीकी जानकारी के बाद अब तकनीकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली से ग्रुप कैप्टन एसके मेहता ने बताया कि इस मामले में तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पहलुओं पर भी गहन पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। वायुसेना के इस मालवाहक विमान में कल तकनीकी खराबी होने पर जयपुर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन मदद का संदेश भेजा गया था, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर इस सैन्य विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।